चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे एक कोर्स के बारे में। कॉमर्स से जुड़ा कोर्स है और नाम है इसका कंपनी सेक्रेटरीशिप। ठीक है जी, सीएस के नाम से ज्यादा मशहूर है। नाम है इसका कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो यानी कोई व्यक्ति अगर ये कोर्स करे तो ये कोर्स करने के बाद वो बन जाएगा कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है जी, कंपनी सेक्रेटरी। इसको कोर्स को करवाने वाले इंस्टीट्यूट का नाम है ICSI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब कॉमर्स से जुड़ा ये कोर्स, बेहतरीन कोर्स। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्स हर एक बेहतरीन होता है। डिपेंड करता है कि वो जो करने वाला है वो उसे कितनी शिद्दत से करता है, उसमें सिखाई जाने वाली चीजों को कितने अच्छे तरीके से सीखता है और जिंदगी में अप्लाई करता है। राइट, डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां जो नॉलेज ली थी उसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। तो मान लीजिए कोई कंपनी सेक्रेटरी के इस कोर्स को करना चाहे तो उसे क्या करना होगा और क्या क्या इसमें लेवल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरीशिप के इस कोर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। स्टडी के 3 लेवल्स हैं। पहला पड़ाव वो कहलाता है दोस्तों CS फाउंडेशन। क्या कहलाता है? CS फाउंडेशन। ठीक है। दूसरा, ये पड़ाव क्लियर करने के बाद आफ्टर दिस लेवल स्टूडेंट रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल विच इज नोन एज CS एग्जीक्यूटिव। पुराने जमाने में इंटरमीडिएट लेवल कहलाता था ये, इंटरमीडिएट लेवल। ओके। और फिर है इसका लास्ट CS फाइनल लेवल। ठीक है जी। तो ये दोस्तों 3 लेवल्स आपके सामने हैं, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, देन CS फाइनल। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है इसका मेन काम जो होता है वो होता है कॉरपोरेट लॉज से डील करना। कॉरपोरेट लॉज। ठीक है जी। कंपनी बनानी है, कंपनी चलाने के लिए जो कंपनी लॉज, कंपनी के रिक्वायरमेंट हैं, वो सब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ही पूरे करते हैं। सीधा सीधा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिल्कुल सीधा नाता, सीधा कम्युनिकेशन, सीधा टॉप लेवल में जाता है ये बंदा। ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट लॉज जो हैं और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है जी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो रोल इसका बहुत ही जबरदस्त है और टॉप लेवल के लोगों से सीधा नाता। ठीक है। अब CS फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनल, ये हमारे 3 लेवल्स हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पहले लेवल की बात करेंगे, विच इज CS फाउंडेशन। ठीक है। किस तरह से CS फाउंडेशन को किया जाए, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं। राइट। तो CS फाउंडेशन में एंट्री लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी, ये क्वालिफिकेशन क्या है कि आप इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12th, आफ्टर 12th, जैसे ही आपके +2 के एग्जाम्स होते हैं, +2 के एग्जाम होने के बाद ही आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और आप इस एग्जाम को +2 यानी 12th क्लास करने के बाद इस कोर्स के एग्जाम को दे पाएंगे। +2 कहते हैं कई लोग इसे 12th क्लास कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। तो आपकी बिगिनिंग की जो एलिजिबिलिटी है 12th क्लास से होनी चाहिए। अब आपका सवाल आएगा कि भाई ये 12th क्लास तो 3 स्ट्रीम से होती है।
ठीक बात है कि नहीं? आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। तो आखिरकार कौन सी स्ट्रीम के लोग ये कर पाएंगे? तो जवाब ये है कि तीनों स्ट्रीम के लोग इस कोर्स के लिए जा सकते हैं, राइट? उसका कारण यह है कि अगर किसी का कोई बेसिक, फॉर एग्जाम्पल आर्ट साइड से या साइंस साइड से भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इन दोनों में जो उन्हें सिखाया गया है, ठीक है, यह बात तय है कि उन्हें स्ट्रीम चेंज करने के बाद कॉमर्स की ही कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी। यहां आ जाने के बाद कॉमर्स की जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब चीजें यहां पर सिखाई जाएंगी। तो वो लोग जो आर्ट्स या साइंस से आ रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हां, ये जरूर होगा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा उसके लिए देयर इज सम एडेड एडवांटेज, राइट? बट वो सब चीजें जो आने वाले समय में आपको एग्जीक्यूटिव और फाइनल लेवल पर जरूरत होंगी, वो सब चीजों का बेसिक आपको इस फाउंडेशन लेवल के कोर्स में सिखा दिया जाता है। तो एनी स्टूडेंट कैन कम एंड एनरोल फॉर दिस CS फाउंडेशन, प्रोवाइडेड क्लास 12th से हो, क्लियर हो चुका हो, एग्जाम दिए हो। ओके, ये था जी हमारी फाउंडेशन में एंट्री लेवल एग्जामिनेशन का किस तरीके से एलिजिबिलिटी काम करता है। एलिजिबिलिटी पता लग गई, ठीक है जी। सवाल यह आता है कि 12th वाला बच्चा जो कि अभी एग्जाम दे रहा होगा, वो सोचेगा जी इसके एग्जाम कब होते हैं, ठीक है? तो एग्जाम जो CS फाउंडेशन का होता है, इनफैक्ट CS के सारे लेवल्स के एग्जामिनेशन केवल 2 महीनों में लिए जाते हैं। साल के 2 महीने ऐसे हैं जो फिक्स किए हुए हैं, किस चीज के लिए? कि उनके एग्जामिनेशन केवल और केवल इसी मंथ्स में हुआ करेंगे, जो मंथ्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। कंपनी सेक्रेटरीशिप के एग्जाम, इनके एग्जाम्स केवल 2 महीनों में ही होते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल हो, ये कॉमन है। जून के महीने में, हर साल जून के महीने में एक बार एग्जाम होते हैं, और दूसरी बार ये एग्जाम होता है दिसंबर में। इज दैट राइट? सो एग्जाम्स आर इन 2 months। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट 6 months में एक बार, और साल के दूसरे हिस्से में दिसंबर में दूसरी बार। सो जून और दिसंबर 6 महीने का गैप होता है इनमें, राइट? एक तो ये कॉमन है। दूसरी चीज जो कॉमन है इन तीनों के तीनों लेवल्स में, वो ये कि कंपनी सेक्रेटरीशिप का जो पासिंग क्राइटेरिया है, पास क्राइटेरिया जो है आपका, वो भी सेम है। पास क्राइटेरिया तीनों के लिए सेम है। अब यहां पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और यहां पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब के सब्जेक्ट्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे। मैं पहले फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं, ठीक है जी। मान लीजिए कि हमारे ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पासिंग क्राइटेरिया, और सब्जेक्ट के नाम मैं अभी नहीं लिख रहा, राइट? अभी आप सब्जेक्ट के नाम मानिए, सब्जेक्ट A, सब्जेक्ट B, सब्जेक्ट C और सब्जेक्ट D। इन चारों के चारों सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% लाना जरूरी है। मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको, दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द 3 लेवल्स। सो जो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूं, मेक श्योर कि आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। तो जी ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% तो मेरे भाई लाने ही पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट, ये क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1। ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ पूरे होने चाहिए। मेक श्योर इस बात का आप ध्यान रखें कि ये क्राइटेरिया नंबर 1
और ये क्राइटेरिया नंबर 2, ये दोनों एक साथ पूरे होने चाहिए। ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, डी, ये 4 सब्जेक्ट है मान लो। इन चारों सब्जेक्ट में हर एक में मिनिमम 40% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। जैसे कि ये 100 मार्क्स का हर एक पेपर है, ठीक है जी, 100 मार्क्स का पेपर है ये, तो 4 का टोटल कितना हो गया? हाँ जी बताइए, 400 मार्क्स। और ये जो 400 मार्क्स हैं ये तो इन टोटल हो गए। क्या ये बात समझ आई? हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, यानी 100 में से हर एक में कम से कम आपको 40 तो मेरे दोस्त लाने ही लाने हैं, राइट? तो अब क्या करते हैं, टोटल तो हो गए 400 मार्क्स, हर एक के हो गए 100 मार्क्स, यानी आपको 40 में से 100 इन एनी केस हर सब्जेक्ट में लाने ही लाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने क्राइटेरिया नंबर 1 पूरी तरह से फुलफिल कर दिया। ये तो हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। गॉट इट? ये जो बात मैंने लिखी, अब इन सभी का एग्रीगेट क्राइटेरिया नंबर 2 पर आ गया हूं मैं। अब क्राइटेरिया नंबर 2, इन सभी का एग्रीगेट यानी टोटल जो ये 400 मार्क्स आपके बन रहे हैं, इन सब का टोटल एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। मैं दोबारा से कह दूं, आपको ये दोनों क्राइटेरियाज एक साथ पूरे करने हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 आपने पूरा कर लिया, हर एक में मिनिमम तो आप 40 ले आए, ठीक है जी। क्राइटेरिया नंबर 2 भी फॉलो करो, इन सब का एग्रीगेट निकाल लो। इट मस्ट बी मिनिमम 200 आउट ऑफ 400। अब देखा जाए तो हर एक के अगर 40 आ गए तो ये बच्चा फेल है दोस्तों, क्योंकि इनका एग्रीगेट कितना बन रहा है 160, और मिनिमम एग्रीगेट आपको कितना चाहिए 200। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गई? अब मान लो किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और पेपर डी में, अब आप बताते जाइए कि इन सभी केसेस में बच्चा पास है या फेल है। गॉट इट? ये आ गया जी आपका, ये सारे केसेस हैं। केस 1, इस बच्चे के मार्क्स 50, 60, 70, 39, बोलो पास या फेल? सर फेल हो गया जी, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई? टोटल तो देखो कितना अच्छा है बेचारे का, है ना? 219 मार्क्स ले आया तो शायद, कैलकुलेट कर लो दोबारा से कितने, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 9, 11 और 10 21 बिल्कुल करेक्ट है। टोटल तो हो गया सर, लेकिन ना आपने कहा था कि जी हर एक में मिनिमम 40 तो होने चाहिए, लेकिन डी में वो बेचारा 39 पे रह गया। तो भैया ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, ठीक है, बच्चा फेल हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर आपके सभी में 40, 40, 40, 40 आ गए तो टोटल कितना रह गया 160, यहां पर भी फेल हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके किसी भी हाल में इन टोटल 200 से ज्यादा होने चाहिए और हर एक के अंदर कम से कम 40। चलिए मैं आपको यहां पूछता हूं, क्या ये करेक्ट है? हर एक में मिनिमम 40 है, यस। उसके बाद 13 और 5 18 और 4 22, 220, ये बच्चा हो गया पास और ये हो गए दोनों फेल। गॉट इट? तो यही सेम सिस्टम आपका एग्जीक्यूटिव में भी चलेगा दोस्तों, और फाइनल में भी चलेगा। इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लेकर आपको केसेस बता दिए। सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि जी सीएस फाउंडेशन के जो पेपर है उनके नाम क्या है। अरे भैया ठहरो, अभी बताता हूं। दूसरी बात ये भी तो बता दो कि जी ये सीए की तरह उसमें भी तो सीपीटी होता है एक, उस वो तो ओएमआर शीट पर होता है।
एमसीक्यूज आते हैं उसमें। तो हमारा पेपर ये एमसीक्यूज वाला है या फिर सब्जेक्टिव पेपर है? तो मेरे दोस्त ऐसा है, 2012 1 फरवरी 2012 में नया सिलेबस लॉन्च हुआ, 1 फरवरी 2012 से। उसके बाद इस एग्जामिनेशन को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या वर्ड्स कहे मैंने? कब चेंज आया था? 1 फरवरी 2012 में ये चेंज आया। न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न आ गया। न्यू सिलेबस के चलते और न्यू सिस्टम के चलते सारे के सारे सब्जेक्टिव पेपर को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। ठीक है, तो आई बिलीव आप साथ साथ लिख रहे होंगे, तो मैं इसे रब करना चाहूंगा ज्यादा वक्त ना लेते हुए। और न्यू सिलेबस के आने के बाद हमारा ये सारा का सारा फाउंडेशन का काम हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम जून दिसंबर में होते हैं, ये मैंने रब कर दिया। ये बात हमें सोचने वाली है, कब एग्जाम के लिए हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो भी सब पढ़ेंगे, एक एक करके सीखेंगे, जल्दी मत करो। तो एग्जाम क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये हमने सीख लिया। ठीक है जी, ये एग्जाम क्राइटेरिया भी रब कर देता हूं मैं। रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सीधा सीधा कंपनी को कैसे रेगुलेशंस के अनुसार चलाएं, कॉर्पोरेट लॉज कैसे फुलफिल करें और दूसरे लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज, उनको कैसे फुलफिल करें। मास्टर हो जाता है हमारा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया इनको तो मैंने। कंपनी सेक्रेटरी भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स को, ऑडिट को, टैक्स को देखना। लेकिन इस बंदे का काम, कंपनी सेक्रेटरी का काम बड़ा ही जबरदस्त होता है, बेहतरीन काम। कॉर्पोरेट लॉज को देखता है ये, कॉर्पोरेट के जितने भी एडिशनल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉज वो जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री एक्ट से जुड़े लेबर लॉज जितने भी हैं, सब चीजों का कंप्लायंस देखता है ये, राइट। तो जी 1 फरवरी 2012 के बाद नया सिलेबस आ गया। 1 फरवरी 2012 न्यू सिलेबस जब आया, इस न्यू सिलेबस के अंदर सबसे पहले क्या कर दिया गया? OMR शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम बना दिया गया। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। ठीक है जी, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था। सब्जेक्टिव वालों का लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो जून 2013 में हुआ था, सब्जेक्टिव का लास्ट एग्जाम, क्योंकि उनको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी जाती है। जब भी कभी चेंज ओवर होता है तो ऐसे केस में जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रहे होंगे उनके लिए लास्ट एग्जाम बता दिया गया था कि भैया तुम्हारा जून 2013 तक एप्लीकेबल है, उसके बाद आपको नए एग्जाम में ही आना पड़ेगा। तो एक बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि अब हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, OMR शीट पर ही काम होगा। अब हम दोस्तों बात जो करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि कितने हमारे इसमें पेपर्स होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर 100 मार्क्स का हर एक पेपर है, ये बात हम जानते हैं। सबसे पहला पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये नोट करते जाइएगा, आपके लिए काम की चीज है। बिजनेस एनवायरनमेंट
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर केस में पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जी हां, 3 पार्ट्स। सबसे पहला हिस्सा बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा बिजनेस लॉज और तीसरा बिजनेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है जी। 30 मार्क्स का पहला पोर्शन आपका, 30 मार्क्स का पहला पोर्शन, एम मींस मार्क्स। 40 मार्क्स का ये दूसरा पोर्शन और अगेन 30 मार्क्स का ये तीसरा पोर्शन। तो मिला करके टोटल हो गए दोस्तों कितने? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ये पेपर है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। अलग अलग चीजें पढ़ाई जा रही है, बहुत बड़े लेवल पर नॉलेज देने का विचार है। अलग अलग एरियाज में आपको प्रोफेशनल बनाने का, बिगिनिंग से ही प्रोफेशनल बनाने का प्लान है इनका। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये कौन सा है? हमारा दूसरा पेपर। क्या नाम है इसका? बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगेन इस पर्टिकुलर पेपर को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स इसके, जैसे कि नाम में ही नजर आ रहे हैं। एक बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा एथिक्स और तीसरा कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों लगे हाथों में आपको ये बात बता दूं कि ये पेपर जो है आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मगर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो लोग हिंदी मीडियम दे रहे हैं, हिंदी मीडियम में जो ये एग्जाम दिया जाएगा, उस केस में जो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का हिस्सा है ये इंग्लिश में ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो लोग हिंदी मीडियम में एग्जाम देते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें एक्चुअली इंग्लिश को ही सिखाया जाता है। तो भाई इंग्लिश को ही जब सिखाना है तो चाहे मीडियम हिंदी हो, पेपर तो भाई इंग्लिश में ही होगा कि इंग्लिश की भी हिंदी बना दोगे। इसीलिए ये वाला हिस्सा स्पेशली क्या रहेगा? हिंदी मीडियम वालों का भी इंग्लिश में ही रहेगा। तो एक चीज हमने लगे हाथों सीख ली मेरे दोस्तों कि हर एक केस में आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल हो, फाउंडेशन का, एग्जीक्यूटिव का और या फिर वो फाइनल लेवल हो। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है कि जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को या किसी भी कॉमर्स के इस तरह के प्रोफेशनल एग्जाम को उठाएं, भले उनका पास्ट हिंदी मीडियम से हो, इस लेवल पर आके थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी इच्छा जागृत करके इंग्लिश मीडियम में ही ये काम करें। बिकॉज आने वाले लेवल में अगर आप अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, देन यू मस्ट बी एबल टू लर्न थिंग्स इन इंग्लिश एंड वर्क इन इंग्लिश। इज दैट वेरी क्लियर? तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं जी नहीं, मेरा तो 12th तक हिंदी मीडियम था, तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, मैंने भी 10th तक हिंदी मीडियम ही पढ़ा था। यस, और न जाने जोश कहां से आया। देन आफ्टर दैट 11th क्लास में मैंने क्या किया, सारा का सारा मीडियम चेंज कर डाला, इंग्लिश में आए। बहुत मुश्किल हुई पहली बार, और रात दिन एक कर दिया। जब इंग्लिश में सारी कहानियां चलती थी क्लास में, तो इट वॉज लाइक कि भाई मेरे तो सिर के ऊपर से शोएब अख्तर के बाउंसर निकलते थे, समझ नहीं आता था क्या करूं। बस 2 महीने की देर थी दोस्तों, रात दिन एक किया और अल्टीमेटली 3, 4, 5 महीने के बाद आई वॉज एट पार विद अदर स्टूडेंट्स।
और फिर 2-4 महीने के बाद उस क्लास के अंदर जितने भी लोग थे उन सबसे बेटर परफॉर्मेंस थी मेरी, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट योर विल कि आप आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, राइट? अपने काम पर वापस। नंबर 1 फाउंडेशन का पहला हमारा पेपर, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 3 हिस्से हैं इसके, तीनों के नाम याद रखिएगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगेन इसके भी 3 हिस्से हैं। इसके मार्क्स का डिवीजन देखते हैं ये। सो 40 मार्क्स का आपका ये बिजनेस मैनेजमेंट है, 20 मार्क्स का ये आपका एथिक्स, एंड देन वी हैव this communication part which is of 40 marks. That means in total it becomes 100 marks. क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? फिर मैं चलता हूं अपने तीसरे पेपर की तरफ। ये सारे हमारे पेपर्स का डिस्कशन हो रहा है, कितने पेपर्स होंगे, ठीक है जी। एग्जाम पेपर नंबर 3, ठीक है जी। नाम है इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हालांकि नाम में सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स ही है, बट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स इसमें डाल दी गई। इस पूरे के पूरे पेपर का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स ही है, मगर इसमें स्टैट्स का भी पोर्शन डाला गया है। नाम में वो नजर नहीं आ रहा, मगर इस कोर्स में है, ठीक है जी। तो अगला हिस्सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और एक और इसका पार्ट है, वो क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। ये है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। 70 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है आपका, और 30 मार्क्स की एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, यानी इन टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर भी हो गया। फिर आती है बात हमारे 4th एग्जाम की। 4th पेपर जो है हमारा, वो कौन सा है? सर सब कुछ तो आ गया, अकाउंट्स नहीं आया। तो भाई ठीक है, अब अगला तुम्हारे लिए अकाउंटिंग ही है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये है हमारे अगले पेपर का नाम। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिट का पार्ट भी डाल दिया इन्होंने। सर्वकला संपूर्ण बनाने का विचार है भाई साहब इन लोगों का, कि आपको सारी कलाओं में संपूर्ण बना देंगे ये फाउंडेशन में ही, ठीक है। तो पहला हिस्सा तो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग का हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने अकाउंट्स की, और दूसरा हिस्सा है ऑडिटिंग का, ठीक है जी, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। और ये है अगेन 70 प्लस 30 मार्क्स। तो ये हो गया आपके कोर्स का पूरा ब्यौरा। गॉट इट? सो सीएस फाउंडेशन में दोस्तों 4 पेपर्स, ये 4 पेपर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 3 पार्ट्स हैं, तीनों के अलग अलग मार्क्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन अलग अलग पार्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स के भी 2 पार्ट्स, देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 2 पार्ट्स। सर एक बात तो आपने बताई नहीं कि मान लो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि जी इसमें तो 40% इन ईच सब्जेक्ट चाहिए और एग्रीगेट चाहिए 50%। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यही आपने सुना है और मैंने यही बोला है। और आपने कहा था जी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए एक साथ। बिल्कुल होनी चाहिए जी, पासिंग क्राइटेरिया ही यही है, पास मार्क्स आपको इतने ही चाहिए, ठीक है जी। तो सवाल ही आता है कि वो जो 40% इन ईच सब्जेक्ट है, ईच पेपर है, तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में अलग से 15 लाने पड़ेंगे, या बिजनेस लॉ में अलग से 40 में से 20 लाने पड़ेंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप में अलग से 30 में से 15 लाने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके जो भी पार्ट्स, आपके जितने भी पार्ट्स में टोटल काउंट किया जाएगा कि जी ये तो 100 मार्क्स हैं, इसी 100 में से इन तीनों हिस्सों को मिला करके आपके 40 होने चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? तो आपको इस डिस्टिंक्शन, इस डिफरेंट पार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। ये ऑल इन ऑल पेपर तो एक ही है, इसीलिए 100 में से 40 लाने आपको। हर एक में 40% नहीं लाने। ओके, मैंने 50% बोल दिया था, 15, बट ऐसा नहीं है। 40% यानी 30 में से 12 नहीं लाने, 40 में से 16 नहीं लाने, 30 में से 12 नहीं लाने। इन टोटल 100 में से आपको 40 लाने हैं, हर एक में 100 में से 40, और एग्रीगेट इन सभी का कितना बनना चाहिए? 50%। मेरे ख्याल से यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है जी। तो ये तो दोस्तों हमारा हुआ इस पूरे के पूरे एग्जाम के और पेपर के बारे में, कि पेपर की डिटेल्स क्या है। हालांकि स्टडी मटेरियल जो है आपको आईसीएसआई आपके घर पर ही भेजता है। आईसीएसआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं और मॉड्यूल्स स्टूडेंट्स के घर पर भेज दिए जाते हैं वंस दे रजिस्टर विद देम, और अच्छे मॉड्यूल बने हैं, आप चाहें तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कहीं और जाकर इसकी गाइडेंस लेना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, तो भैया उस टीचर पर भी विश्वास करें। जो वो टीचर अपनी तरफ से मटेरियल बनाकर देगा वो अच्छा ही होगा, बट फिर भी मेरी राय ये है कि उस मटेरियल के साथ साथ कोशिश करें कि हल्का फुल्का ध्यान अपने उस आईसीएसआई के मटेरियल पर भी दें कि उसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं या नहीं हो गई। राइट? तो एक इंपॉर्टेंट चीज, जब फाउंडेशन का सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था उस समय क्या होता था, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स देता था। सजेस्टेड आंसर्स, अभी सजेस्टेड आंसर्स क्या चीज है जी? सजेस्टेड आंसर्स क्या होते हैं? पुराने एग्जाम्स के, जितने भी पुराने एग्जाम होते थे, हर एक एग्जाम के हो जाने के बाद आईसीएसआई खुद अपनी तरफ से उनके बेस्ट पॉसिबल जो आंसर्स होने चाहिए थे, उनके सजेशंस होने चाहिए थे, वो सब आंसर्स बनाकर देता था। सजेस्टेड आंसर्स यानी एक तरह से पुराने एग्जाम किस तरह से आए थे, उनका आंसर कैसा होना चाहिए था, वो एक कॉपी के रूप में आपको दिए जाते थे। लेकिन बिकॉज ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसीलिए अब उस तरह के कोई सजेस्टेड आंसर्स आपको नहीं दिए जाते। क्या ये बात समझ में आई? तो सजेस्टेड आंसर्स आपको आज भी सीएस एग्जीक्यूटिव और फाइनल लेवल पर तो मिल जाएंगे, मगर फाउंडेशन लेवल पर सजेस्टेड आंसर्स आना बंद हो गए हैं। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए अब अगली बात, ये सारी बातें समझ में आ गई। सर ये तो बता दो कि मैं कब रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? भाई साहब, साल में हर वक्त ये रजिस्ट्रेशन का टाइम ओपन है। आज अभी जाकर, आज तो सैटरडे है, ये सैटरडे संडे देख लेना भाई, सैटरडे या संडे नहीं होना चाहिए। तो आप वीकडेज में, जब वर्किंग डेज हैं उनके वर्किंग डेज में जाएं, साल के हर एक वक्त उनके एडमिशंस ओपन हैं। तो जी इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या ऐसा होगा कि जून चल रहा है, ये अभी दिसंबर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जून और दिसंबर के अंदर जाके एडमिशन करा लूं, अभी करा लूं, हाँ, और अभी एग्जाम दे दूं? ऐसा थोड़ी होगा। कैसी बातें करते हो आप भी। तो भाई ऐसा है, एग्जाम का जो मंथ है, एग्जाम के जो मंथ हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। एग्जाम मंथ है जून, एवरी ईयर, हर साल का जून, और हर साल का दिसंबर। ठीक है ना? हर साल के जून और दिसंबर में ये एग्जाम होते हैं। तो अगर मुझे जून का एग्जाम देना है, जून का एग्जाम, तो मुझे कम से कम
8 महीने पहले इस मंथ को छोड़ दो, जिस मंथ में एग्जाम होने उस मंथ को छोड़ दो, जून को छोड़ के इससे कम से कम मिनिमम 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। यानी 8 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो डेट कौन सी है? वो 25 के करीब इनका लकी डे है। 25 तारीख को ये रिजल्ट निकालते हैं भाई, ठीक है। और 25 तारीख इन्होंने जनरली रजिस्ट्रेशन के लिए रखी होती है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 8 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर को अगर मैं छोड़ दूं, पहले दिसंबर की बात कर लेते हैं। अगर मैं दिसंबर को छोड़ दूं तो उससे 8 महीने पहले कौन सी डेट आ गई? टोटल होते हैं मेरे दोस्तों 12 महीने, ठीक है। शुरू के 3 महीने निकालना जरा, शुरू के 3 महीने निकाल दो। जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म हो गया, बचे 9। उसमें से दिसंबर छोड़ दो, कितना आ गया? 8 मंथ्स। इसका मतलब 31 मार्च जो लास्ट डेट है, 31 मार्च तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है? नहीं। अगर यानी आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा? उसी साल के 31 मार्च से पहले। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। दिसंबर में एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए दिसंबर 2014 में आप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप दिसंबर 2014 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2014 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप जून 2014 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका मतलब इससे पहले कौन सी डेट आ गई? 6 महीने तो इसी साल के हो गए और पिछले 3, यानी आपको 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2013, यानी जिन लोगों ने 30 सितंबर 2013 तक अपना सीएस में फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएस फाउंडेशन, तो डेट्स भी मैं सीएस फाउंडेशन की ही बता रहा हूं। तो जिन लोगों ने 30 सितंबर 2013 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, दे विल बी एबल टू गिव एग्जाम इन जून 2014। ओहो, अब तो कई बच्चे ऐसे रह गए भाई जिनको ये बात मालूम नहीं थी, और आज 2014 ही चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो इसका मतलब भैया आप सुन लो, आप जून 2014 में एग्जाम तो नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो तो 31 मार्च से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कहां करा लो? सीएस फाउंडेशन में। गॉट दिस पॉइंट? बहुत सारे सेंटर्स बने होते हैं, उन रीजनल सेंटर्स पर जाके आप एक फॉर्म ले लीजिए, प्रोस्पेक्टस ले लीजिए, फिलअप करिए, फीस दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। आपसे कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट वगैरह, 12th की मार्कशीट। अगर मार्कशीट अभी नहीं आई तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि अपीयर्ड, ठीक है ना। तो वो जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको इजीली मिल जाएंगी। चाहे तो आप एक वेबसाइट इनकी है icsi.edu, आप इस वेबसाइट को भी सर्व कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो ये है वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये हो गया आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का काम, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो हमने अभी काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं और मार्क्स का, पासिंग क्राइटेरिया का सारा काम देख लिया। 25 फरवरी को रिजल्ट आ जाता है दिसंबर का, ठीक है, लगभग 1 महीना 25 दिन। और जून में जो एग्जाम होगा तो जुलाई के बाद अगस्त, 25 अगस्त को ये रिजल्ट निकालते हैं। इनकी डेट फिक्स्ड है, ठीक है जी। तो
मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने पूरी कर दी हैं, और फाउंडेशन के बारे में कोई क्वेश्चंस जो होंगे वो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, वो वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपके उस समय क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इमीडिएटली जो चीजें एक स्टूडेंट को चाहिए CS फाउंडेशन में जाने के लिए वो सब चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। CS में ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग्स, लेकिन ट्रेनिंग का जो कोई भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग, बहुत सारा की ट्रेनिंग है, कोई 7 दिन की है, कोई कुछ दिनों की है, 15 दिन की, तो इन सारी की सारी ट्रेनिंग्स के जो कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग है, 15 मंथ की ट्रेनिंग वगैरह, इन सारी ट्रेनिंग्स के जो पीरियड शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाने के बाद। ठीक है जी। तो CS फाउंडेशन जैसे ही आप क्लियर करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन किस में होना है फिर? CS एग्जीक्यूटिव में। वंस यू पास इट, आपको दोबारा से एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी, और फिर आप कहां पहुंच जाएंगे? अपने CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब बातें थी CS फाउंडेशन के लिए। हम अगले सेशन में मिलेंगे जब हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव की और CS फाइनल की। ठीक है जी। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार जब CS एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाते हैं फिर कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाते, धीरे धीरे फाइनल की सारी बातें पता लग जाती हैं। तो दोस्तों ये सेशन हमारा CS फाउंडेशन से रिलेटेड था, ये यहां खत्म होता है। फिर मिलेंगे कोई अगला सेशन लेकर। धन्यवाद, थैंक यू।